हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है समकालीन भारत, उसका हम लोग आज चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, तो चलिए हम बिना वक्त गवाए जो है इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि यदि आप लोगों में से कोई ये सोच रहे होंगे कि जैसे बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 10th क्लास में जो है वो एसएसटी पे ध्यान नहीं देते, जो सोशल साइंस है आपका उस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन आप ये जान जाइए कि ये बहुत ही ज़रूरी है। आप सिर्फ 10th पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप 10th पास करने के बाद जो कंपटीशन के लाइन में उतरिएगा ना, वो आपको उतरना ही है, उससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बाद जो आप कंपटीशन लाइन में उतरिएगा तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ यहाँ तक आप देख लीजिए यूपीएससी तक में कहा जाता है कि आप जो है 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ें। क्यों कहा जाता है? एनसीईआरटी में ऐसी खास चीज़ें हैं जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, और यही नहीं देने के कारण हम लोग को जब हम लोग आगे जाते हैं 12th उसके बाद या फिर कंपटीशन की लाइन में जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को वहाँ फिर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है और फिर सब चीज़ें रटनी पड़ती है। और यदि आप वही चीज़ यहाँ कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप जो है अपना समय बचा पाएंगे, जल्दी जॉब ले पाएंगे। दोस्तों चलिए अब जो है हम लोग बिना वक्त गवाए जो है इसको शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक है वो है जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन, चैप्टर नंबर 3। देखिए एनसीईआरटी की खूबसूरती ये होती है कि ये कहानी से स्टार्ट करता है। जैसे कि जो 7 क्लास की या फिर 8 क्लास की जो आप बुक देखेंगे तो वहाँ पे तो निश्चित रूप से कहानी रहती है। 10th में कहीं कहीं है, कहीं नहीं भी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एक कहानी की तरह, आपको एक मतलब क्या कहते हैं, बेस बताने के लिए, जो आपको बेस है ना वो समझाने के लिए दिया गया है। पिंकी कहती है, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखानों में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जल जो है वो जीवन भी है। ठीक है, और जल एक श्राप भी है, समझिए तो एक तरह से विनाश भी करती है और हमें जीवन भी देती है। अब जीवन कैसे देती है? देखिए जीवन देने से तात्पर्य ये है कि हम लोग जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हर चीज़ में हमें क्या चाहिए? जल चाहिए ही चाहिए। चाहे वो खाना बनाना हो, पानी पीना हो, बाकी से लेके हर चीज़ में जल चाहिए। बिना जल के तो पृथ्वी पे जो पृथ्वी का ही संभव मतलब कि अस्तित्व नहीं रह सकता बिना जल का, है ना। बिना जल के पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर जल ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे उगेंगे कहाँ, है ना। ये बात होगी। लेकिन जल जो है वो विनाश का भी कारण बनता है। अब विनाश का कारण कैसे है? जब बाढ़ आ जाता है तो जल ही विनाश करता है ना। जो इतने बड़ी मात्रा में जो पशु होते हैं उनका हानि होता है, जो इंसान होते हैं उनके घरें उजड़ जाती हैं। ठीक है, फसल बर्बाद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो घर मतलब कि मानव भी बह के, पशु बह के चल जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्षति होता है इससे, है ना। तो ये जल क्या है? जीवन भी है और ये जीवन लेने वाली भी है। तो यहाँ पे एक बात ये कहा गया है कि विभिन्न युगों में, कहा गया कि विभिन्न युगों में मतलब बहुत पहले से लोग अधिकतर जो है नदी किनारे, झील किनारे ही बसते थे। अब नदी किनारे, झील किनारे बसने का क्या कारण है? तो मुख्य कारण था पानी। नदी किनारे जब लोगों को पानी मिलने लगी तो लोग वहाँ क्या करने लगे थे? खेती करने लगे। या फिर खेती नहीं भी कर रहे होंगे, यदि मान लीजिए हम बात करते हैं उस समय की जब खेती नहीं होती थी। ठीक है,
अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं जिसमें खेती नहीं होती थी, तो खेती नहीं होती तो लोग पशुपालन करते थे, और पशुपालन करते थे या फिर जीते भी तो थे, जीने के लिए भी तो पानी चाहिए। तो वो क्या करते थे कि जितनी भी सभ्यताएं हैं आप देखेंगे कि वो नदियों के किनारे ही रहना पसंद करती थी, वहीं से वो सभ्यताएं जो हैं पनपी है, वहीं से आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले आपको समझा ये दिया गया कि हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जल, ठीक है। जल के बारे में ही हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जल को। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए अब इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अलवणीय जल का मतलब कि शुद्ध मीठा पानी जो है, मतलब जो पीने योग्य पानी है उसकी बात की जा रही है, उसकी मात्रा कम है। आप जानते होंगे कि जो धरातल है उस पर सबसे ज़्यादा क्या है, जल ही तो है, ठीक है। शायद जहाँ तक मुझे याद है कि 29% स्थल है और जो है बाकी जो है जल है ना, 71%। तो 71% जो जल है, तो जल तो बहुत है, फिर भी जल की किल्लत क्यों है? क्योंकि जो लवणीय जल है ना, जो समुद्र में पानी है वो लवणीय पानी है, ठीक है। वो खारा पानी है, वो पीने योग्य नहीं है या फिर खेती करने योग्य नहीं है ना। और जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उसकी मात्रा बहुत कम है। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें प्रयोग लाने में योग्य अलवणीय जल के अनुपात क्या है, बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। सतही अपवाह का मतलब है कि सतह पे, ज़मीन पे जो चलने वाली अपवाह तंत्र हैं, जैसे नदियाँ हैं, उनकी बात की जा रही है। और भौम जल स्रोत मतलब कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हमें शुद्ध जल मिलता है। और तीसरा क्या है, वर्षा, जिसके द्वारा कि ये शुद्ध जल यहाँ पे आता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। वही कह रहा है कि ये दो स्रोत हैं और इनका जो नवीकरणीय होता है, मतलब पुनर्भरण होता है, जो इसका जो नदियाँ भरती हैं या फिर तालाबें भरती हैं या फिर भौम जल में जो पानी जाता है वो कहाँ जाता है, वर्षा से जाता है ना। तो वही कह रहा है कि पुनर्भरण और जलीय चक्र द्वारा होता है। जलीय चक्र मतलब वही वर्षा जो हो गया। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है। क्या कहा जा रहा है कि सारा जल जो है जलीय चक्र में गतिशील रहता है। जलीय चक्र का क्या मतलब है, जैसे जो समुद्र होते हैं तो वहाँ से जो पानी है भाप बन के क्या होता है, ऊपर उठता है। और भाप बन के ऊपर उठने के बाद जो है, देखिए मैं ऐसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे ओशियन है, ओशियन मतलब समुद्र होता है, मैंने ये ओशियन बना दिया, ठीक है। और ये जो है, ये मान लो कि हमारा भारत है, ये भारत है, और यहाँ पे जो है ये बंगाल की खाड़ी है ना। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जल जो है वाष्प बन के ऊपर उठेगा, वाष्प बन के ऊपर उठेगा, उठ कर कहाँ जाएगा, स्थल पे जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे वो जल वाष्प गर्म होगा, फिर उसका संघनन होगा, वो बूंद बनेगी, बूंद बन के फिर बारिश हो जाएगी। और फिर वो बारिश का पानी फिर बह करके कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। और फिर समुद्र से वाष्प बनेगा, फिर धरातल पे आएगा, फिर बारिश करेगा। तो ये जो जलीय चक्र है, ये जो पूरा जल, देखिए यहाँ से उठा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बारिश किया, फिर यहाँ से नदियों द्वारा जल जो है बह करके फिर समुद्र में चला गया, फिर समुद्र से जल वाष्प बनेगा और उठेगा। तो जो पूरा साइकिल चल रहा है, जो चक्र चल रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, जलीय चक्र। क्या कहते हैं इसको, जलीय चक्र, है ना। तो देखिए पुनर्भरण कैसे होता है, जलीय चक्र के द्वारा, जिससे कि जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। जल नवीकरण मतलब कि नया जल आता है, पुराना जल फिर बह करके समुद्र में चला जाता है, फिर वहाँ से नया जल आता है बारिश के द्वारा। तो ये क्या है, जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। चलिए आगे देखते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग, मतलब कि 4 भाग में से 3 भाग पे सिर्फ जल ही है, 3/4 भाग से जल घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या कहा मैंने, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत पे, धरती पे जल है, लेकिन फिर भी जल की कमी है। तो हम लोग आगे वही जानेंगे कि जल की कमी क्यों हो रही है और हम लोग क्या गलती कर रहे हैं जिस कारण की जल की कमी हमें झेलने को मिलती है। देखिए ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। 2025 तक 20 करोड़ लोग, सोचिए 20 करोड़ लोग जो हैं वो जल की कमी को झेलेंगे, मतलब उनको जल प्राप्त नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत मुश्किल से होगा। जैसे आज भी देख लीजिए राजस्थान में लोग बहुत दूर दूर 2-2 3-3 किलोमीटर से जल लेके आते हैं,
है ना। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे लोग बहुत दूर से जल लेके आते हैं पीने के लिए। नहाना तो उनके लिए मतलब बहुत मुश्किल ही होता होगा। और बिहार, झारखंड, झारखंड तो नहीं कहेंगे, बिहार, यूपी इधर के लोग को पास बहुत जल है, कोई जल की कमी नहीं है, तो ये तो दम भर नहाते हैं और बर्बाद करते हैं जल, है ना। तो हमें जल को बचाना चाहिए। तो यही देखिए, सामाजिक विज्ञान हमें क्या सिखाता है, यही तो सिखाता है कि हमारे साथ क्या समस्याएं हैं। ये आपको समस्या जो है आपको साइंस में सीखने को नहीं मिलेगी, वहाँ समस्या को हल करने का तरीका मिलता है, ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है ये हमें सामाजिक स्तर पे जो हमारे साथ समस्या है, ठीक है, उसको हल करने के लिए सिखाता है। और सबसे हल करने से पहले आपको क्या ज़रूरत है, समस्या को पहचानना। तो आपको पहचानने सिखाता है समस्या को, समाज को, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम क्या काम करेंगे कि आगे हमको जाके अच्छा होगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा, और क्या करेंगे कि जो कि हमको आगे जाके नुकसान मिलेगा। जैसे मैंने आपको प्लास्टिक का उदाहरण दिया था कि जब प्लास्टिक बना था बहुत खुश थे लोग कि सस्ते में सामान मिलेगा, लेकिन आज वही प्लास्टिक देश को, दुनिया को बर्बाद कर रहा है ना। तो सोशल साइंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है सोशल साइंस हम लोग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जल दुर्लभता, देखिए, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो देखिए ये सब टॉपिक है आपका, है ना, ये सब टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। वही कहा जा रहा है कि इतना जल होते हुए भी हमको ये सोचना पड़ रहा है कि मतलब कि जल की कमी का हमको सामना करना पड़ रहा है इतना जल होते हुए। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हम जैसे ही कमी की सोचते हैं, कि जैसे दिमाग में आया कि जल की कमी, तो हम तुरंत क्या सोचते हैं कि ओह, जहाँ पे वर्षा कम होता होगा वहाँ पे जल की कमी होती होगी। लेकिन ऐसा है क्या? देखिए, हमारे मानस पटल मतलब हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल के भरे मटके संतुलित करती हुई है। देखिए, दिमाग में हमारे हर कुछ चलता रहता है। जैसे ही हम सुनते हैं जल, तो जैसे सुनते हैं जल की कमी, तो हमें राजस्थान याद आता है। राजस्थान में वो मटके ले आती औरतें याद आती है, पानी भर के लाती हैं दूर दूर से, वो चीज़ें याद आती हैं। जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों मतलब पानी लाने वाली पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में क्या होता है, समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है आपको, एक बार फिर से इसको देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में विभिन्नता पाई जा रही है। मतलब कि हमारा जो मौसम है ना देश का, हमारा मौसम जो है, क्लाइमेट जो है, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें कहीं मतलब कि जो जल है उसकी जो समानता दिखनी चाहिए, मतलब हर जगह बराबर जल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। कहीं पे अगर वर्षा होता है तो खूब हो जाता है कि बाढ़ ही आ जाए, और कहीं पे अगर नहीं होता है तो बिल्कुल ही नहीं होता है कि सूखा ही पड़ जाए। तो यह सब चीज़ें क्या दिखाती है कि हमारा जो पर्यावरण है वो परिवर्तित हो रहा है, वायुमंडल जो है वो बदल रहा है ना। देखिए, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल असमान वितरण के कारण होती है। क्या कह रहा है कि अधिकतया जल की कमी, लेकिन देखिए जो जल की विभिन्नताएं हम लोग झेल रहे हैं उसका रीज़न क्या क्या है। जल की जो अधिकता है वो जल की कमी, इसके अतिशोषण मतलब कि ज़्यादा जल प्रयोग, फालतू का जल प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम लोग जैसे कि जो इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उन फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा जल का इस्तेमाल होता है। और वो जल कहाँ से लेते हैं, वो नदी से ही लेते हैं। तो नदी का एक बहुत बड़ी मात्रा में जो जल का इस्तेमाल हो रहा है फैक्ट्रियों में, या फिर देखिए फैक्ट्रियों में तो फिर भी कम हो रहा है। जल का अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल देखें तो होता है कृषि में, खेती में, ठीक है। और जहाँ जहाँ खेतें हैं हर जगह तो नदी बहती नहीं है, तो वो नदी, वो जो पानी है वो कहाँ से निकालते हैं, भौम जल से निकालते हैं, धरती के अंदर से निकालते हैं। तो वहाँ जल की कमी होती है। और यदि कोई नदी है तो वहाँ से अब सरकार क्या करती है कि छोटे चौड़े नहर बनवा करके जो है खेतों तक लेके जाती है, नहर बनवा करके, बांध की तरह बनवा करके खेत तक ले जाती है। तो बड़ी बड़ी नदियाँ छोटे छोटे नहरों में जो बढ़ जाती है तो फिर भी उसका जल स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए
अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। मतलब समाज का जो हमारा जो समाज है ना, हमारा जो समाज है दोस्तों, इसमें भी जल की विभिन्नता पाई जाती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की जल की खूब अधिकता है, खूब जल मिलता है, कहीं तो जल ही मिलता ही नहीं है। तो उसी वही कहा जा रहा है आपको। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उनके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान देखिए क्या कह रहा है कि उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। देखिए कुछ शहरें या फिर बहुत सारे शहरें ऐसे हैं, शहर जहाँ की जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जल है, लेकिन सब लोगों को मिल नहीं पाता है। ठीक है, ऐसे कई शहर हैं। और वहाँ पे क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि मान लो कि धनी मनी लोग हैं, अमीर हैं, तो उनको जल सुलभता आराम से हो जाती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको झोपड़पट्टियों में जल अच्छे से नहीं पहुँच पाती है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपना कनेक्शन ले लेंगे या फिर वहाँ क्या कहते हैं, वो अच्छे शहरों में भी रहते हैं, अच्छे प्लेस पे रहते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, तो वो जो है अपना मोटर वगैरह, समरसेबुल वगैरह सब लगवा लेते हैं। लेकिन जो लोग, आप देखिए जैसे बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, या फिर दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, आपका ये अहमदाबाद हो, गुजरात हो, ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इन सब में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको झोपड़पट्टी देखने को मिलेगी। क्योंकि उन शहर में रहने वाले लोगों के घरों में जो काम करते हैं, जो वहाँ के नाले साफ़ करते हैं, वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे घर में रह पाएँ। तो उनके पास झोपड़पट्टी ही बचती है ले दे के ऑप्शन, तो वो झोपड़पट्टियों में रहते हैं। ठीक है, तो झोपड़पट्टी में जो जल की उपलब्धता है वो अच्छी नहीं होती है। कभी जल आया, कभी नहीं आया। एक तो वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन जैसे कि स्लम एरिया जिसको कहते हैं, स्लम एरिया, ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो समाज है हमारा ना, उसमें जो समाज में जो वितरण है जल का, जो बंटवारा किया गया है जल का, वो सबको एक समान नहीं है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। देखिए जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। सिर्फ जनसंख्या ही, सिर्फ लोग ही जल का इस्तेमाल पीने और खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जल का इस्तेमाल कहाँ होता है? कृषि में होता है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। मतलब जल का देखो, अतिशोषण क्या कर रहा है? अतिशोषण मतलब ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सिंचित एरिया है, जो सिंचाई जो की जाती है जितने एरिया में, तो उस एरिया को हम लोग बढ़ा सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह में हम लोग सिंचाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजा सकते हैं। देखिए तो सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। मतलब सिंचित क्षेत्र बढ़ा करके, और जब हम लोग का सूखा पड़ गया कभी, तो सूखा के समय में भी हम लोग खेती कर सकते हैं। कैसे? भौम जल का उपयोग करके, है ना। लेकिन भौम जल का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में किल्लत ये होती है कि हमें पीने तक का पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ना। सिंचित कृषि मतलब सिंचाई में। शुष्क कृषि तकनीकों देखिए, शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग के पास चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, मशीनें हो गई हैं, समरसेबुल हो गया है, ठीक है, बोरिंग जिसको कहते हैं ना, तो उसके द्वारा अब हमें क्या ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ की वर्षा नहीं होती है, हम लोग वहाँ भी आराम से खेती कर सकते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि शुष्क कृषि तकनीक तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा, ठीक है, ऐसे फसल हम लोग वहाँ पे उपजाएंगे जो कि पानी का कम मात्रा यूज करें, और हम लोग उनको उपजा करके वहाँ आराम से खेती कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ज्वार है, बाजरा है, आपका ये मक्का है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये कम पानी का उपयोग करती हैं, तो ये मरुस्थल में हो जाती है। ठीक है, जहाँ भी पानी का कमी है वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, तो इसका हम लोग प्रयोग करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आप लोगों को कि एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में
जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल जो है नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे कि वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होती है। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा ये जा रहा है, बहुत ही मतलब शानदार बातें कही जा रही है आप लोगों को, कि इज़राइल एक देश है, इज़राइल इज़ अ कंट्री, ठीक है। वो एक देश है जहाँ की मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा जो होता है उसको सेंटीमीटर में हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वहाँ पानी की किल्लत नहीं है। हमारे देश में 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, लेकिन फिर भी हमारे देश में पीने वाले पानी का किल्लत है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जल का प्रबंधन सही नहीं है। जल का प्रबंधन का मतलब क्या है कि जल की जो व्यवस्था है उसको रोकने का वो सही नहीं है। हमारे यहाँ जो तालाबें हैं, जो कुएँ हैं, उनकी जो संख्या है वो कम है, ठीक है। हमारे यहाँ अधिकतर जल जो शहरों में आता है या फिर जो पहाड़ों से उतरता है जल, वो अधिकतर जल नदी में मिलता है, ठीक है। छोटी छोटी जो नहरें होती हैं उसके माध्यम से नदी में मिलता है, बड़े नदी में, और नदी से फिर वो सीधा चला जाता है समुद्र में, और वो सारा जल हो जाता है वेस्ट, ठीक है, वो बेकार हो जाता है और हमें क्या हो जाती है, पानी पीने की किल्लत हो जाती है। यदि हम उन जल को संरक्षित कर लें, यदि हम उन जल को अपने तालाबों में बड़े बड़े तालाब बना करके, डैम बना के उसको यदि जल को संरक्षित कर लें, जमा कर लें, तो हम उसका उपयोग जो है सालों भर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 1-2 महीने जो मानसून रहता है, 5 जून को मानसून जो है केरल तट पे आता है और 15-16 जून होते हुए लगभग पूरे भारत में जो है मानसून मतलब वर्षा आ जाता है। तो उस समय जितने भी पानी बरसता है, अगर हम उनको संचित कर लें तो हमारे जल की समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम उसको संचित नहीं कर पाते हैं। हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं लगा रहे हैं, उतना हम लोग खर्च नहीं कर पाए हैं, डैम तालाब उतना नहीं बनवा रहे हैं। देखिए यही डैम और तालाब बनवाने के लिए कि लोग ग्रामीण स्तर पे भी तालाब बनवाएं, कुएँ बनवाएं, इसके लिए जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत जो कुएँ खुदवाए जाते हैं, तालाबें बनवाई जाती हैं, क्यों बनवाई जाती है? इसीलिए कि ताकि जल का संरक्षण हो सके और लोगों को पानी की किल्लत ना हो। लेकिन वो अलग बात है कि सारा पैसा जो है वो बर्बाद हो जाता है सरकार का अधिकतर, क्योंकि ये कहीं कुएँ को हर साल खानते हैं फिर उसको भर देते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों में अपने निजी कुएँ होते हैं, ठीक है। अपने निजी कुएँ और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत लोग क्या करते हैं, खेतों में कर देते हैं बोरिंग, कर देते हैं समरसेबल, उससे पानी निकाल के खूब अपना खेत पटा रहे होते हैं, खेत में सिंचाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि इसका आगे आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। वही प्लास्टिक वाली बात याद करो, प्लास्टिक तो बना दी लेकिन सोचे नहीं कि आगे कितना दिक्कत होगा इसका, क्योंकि सड़ता गलता नहीं है। तो देखिए इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। जल की उपलब्धता मतलब जल मिलना बंद हो जाएगा और भौम जल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और भौम जल सुरक्षा खतरे में, जो मिट्टी के अंदर का पानी है वो कम होता जाएगा और एक समय तो ख़त्म ही हो जाएगा एक समय में। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियाँ बनी, शहरीकरण मतलब नए नए शहर विकसित हुए और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह क्या कहा जा रहा है कि आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs, ठीक है, MNCs का मतलब हुआ मल्टीनेशनल कंपनी, क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो MNC बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे ये बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी कंपनियाँ खुल रही हैं ना, तो जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उस पर दबाव बढ़ रहा है। दबाव का बढ़ने का मतलब है उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ज़्यादा यूज़ होगा तो वो खपत होगा तो जो आम लोग को पीने के लिए है उस पीने वाली पानी में भी खतरा आने लगेगा। मतलब पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सब तो कंपनियाँ ले लेंगी। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब बिजली हुई, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और
इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। और इनकी पूर्ति कैसे होती है? जल विद्युत से। जल पानी से जो बिजली तैयार होता है वो सस्ता पड़ता है, तो वो लोग बिजली तैयार करके इसका उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए, याद रखना, 22% भाग होता है जल विद्युत से। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण, शहरी जीवन शैली मतलब शहरों में जो लोगों के रहने का तरीका है वही शैली कहलाता है। शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। अगर आप शहरी कॉलोनियों में जाएंगे, घरों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे नल लगाया हुआ रहता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है। अतिशोषण का मतलब क्या है? अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। इनकी कमी होती जा रही है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह क्या हो रहा है? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जगह पे ये देखा जा रहा है कि जल तो बहुत है लेकिन वो जल प्रदूषित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। प्रदूषित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग खेतों में जो कीटनाशक छींटते हैं, जो कीड़ों को मारने के लिए दवा छींटते हैं, या फिर जो खाद छींटते हैं, उर्वरक छींटते हैं, डालते हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरह से तो घुल के ख़त्म तो होता नहीं है, उसका असर तो रहता ही है, ठीक है, उसका असर रहता है। और वो जो है, अगर जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो वो पानी के साथ बह करके वो जो विषैले पदार्थ होते हैं वो पानी के साथ बह के कहाँ जाते हैं? नदियों में जाते हैं, ठीक है। या फिर वो जो धरती जो पानी सोखती है उसके द्वारा सोख लिए जाते हैं, तो वो भौम जल में चले जाते हैं। तो इसीलिए भौम जल क्या हो रहा है? धीरे धीरे दूषित होते जा रहा है। आप देखिएगा, अधिकतर आप देखते होंगे कि जब आप नलकूप से, मतलब वो जो कल होता है ना, कल जिसको कहते हैं चापाकल, है ना, चापाकल कहते हैं उसको। तो जब आप देखते होंगे कि जब चापाकल से हम लोग पानी निकालते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी निकाल के आप रख दीजिएगा 10 मिनट तो हल्का पीला हो जाता है। तो वो आर्सेनिक के कारण होता है। आर्सेनिक जो है एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है, और वो हम लोग पीते हैं क्योंकि बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि पानी पीला हो रहा है। वो सोच रहे हैं ऐसे हो रहा होगा, पीते जाओ, लोग समझते नहीं है गाँव में लोग, है ना। और जो लोग लगातार पीते रहते हैं उनको क्या होती है? नई नई भयंकर सी बीमारियाँ पकड़ती है। और हम लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई मैंने किया क्या जब मुझे बीमारी हो गई। हम लोग समझ ही नहीं पाते इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब दिखते हैं, जिस कारण कि हम लोग को सोशल साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सोशल साइंस नहीं पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, समस्या आपको समझ में नहीं आएंगी और ना ही आप इसका समाधान कर पाइएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मतलब जल जीवन हरियाली जो है, हरियाली नहीं था, क्या था? जल जीवन मिशन था, है ना। तो जल जीवन मिशन को ला करके हमारी सरकार क्या करना चाहती है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है। जीवन की जो गुणवत्ता है, जो जीवन जीने का तरीका है वो बेहतर हो सके, इसका प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। तो जीवन यापन को आसान बनाने और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित
करने में सक्षम बनाता है। मतलब जो जल जीवन मिशन है, इसका लक्ष्य ये है, इसका टारगेट ये है कि हर व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर पानी उसको मिलना चाहिए प्रत्येक दिन, ठीक है, पाइप के द्वारा। मतलब जो पाइप लगी रहती है ना, बिहार झारखंड में देख रहे होंगे कि घर घर पाइप, आप हर घर जल, ठीक है। तो ये जो योजना चल रही है, इसके द्वारा क्या हो जा रहा है, हर घर में पाइप पहुंचाई जा रही है। तो इसके तहत जो सरकार है वो चाहती है कि हर व्यक्ति को 55 लीटर कम से कम पानी, पीने योग्य पानी उसको हर रोज़ मिलना चाहिए, ठीक है। तो पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है, मतलब इतना सक्षम बना दो कि इतना पानी उनको मिल जाए आराम से। स्रोत क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 पृष्ठ इतना। आर्थिक सर्वेक्षण ये ना एक रिपोर्ट होता है, ठीक ना। उस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो सरकार योजनाएं बनाती है ना, जो योजना चल रही होती है, तो उसका वो छपता है उसमें। तो वही बताया गया है कि जो आपको ऊपर जल जीवन मिशन लिखा गया, ये कहाँ से लिखा गया, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में निकला था, उसमें ये कहा गया है कि सरकार जो है ये योजना चला रही है और इसका लक्ष्य ये है जो आपको बताया गया 55 लीटर पानी वाला। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्न का मतलब खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं, दाल चावल ये सब, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि हम अपने जल के संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन करें, मतलब जल को बचाने का प्रयास करें। जैसे राजस्थान में होता है कि छत के ऊपर जो है जो जल, मतलब कि जो बारिश होती है, वो छत के ऊपर का जो जल होता है वो टंकियों में नीचे टंकी लोग बना करके उसमें ले लेते हैं, ताकि कम से कम वो 2 महीना भी चला कम से कम वो पानी, तो कुछ तो जल सेव हुआ। और इस तरह से हमको भी क्या करना होगा, जल का सेविंग हम लोग को करना होगा। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, मतलब स्वास्थ्य संबंधी खतरों से हमको बचना है। खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, हम लोग ने पिछले क्लास में वन्य जीव में पढ़ा था, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, जो प्राकृतिक पौधे हैं, जंतु हैं, वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और उसमें एक जल का भी योगदान है, ठीक है। कहीं मतलब कोई जंगल है मान लीजिए, वहाँ पे अब मौसम बदलने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण अब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, जल में नदी क्या कहते हैं, जंगल में पानी ही नहीं है, तो वहाँ पे जानवर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मरेंगे कि नहीं। और हमारी जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो नदियों द्वारा क्या कहते हैं, मतलब उद्योगों के द्वारा नदियों में आता है। नदियों का जल फिर जहाँ जहाँ जाता है वो केमिकल उसके साथ जाता है। फिर उस केमिकल को जब जो धरती के अंदर का धरती है वो जब उसको सोखती है तो वो केमिकल धरती में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी भी ख़राब हो रही है और पानी भी ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों की निम्नीकृत यानी कि डिग्रेडेशन होने से हमको बचाना भी चाहिए, इसका भी हम लोग को उपाय करना पड़ेगा। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है। अतिशोषण का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अतिशोषण का मतलब क्या होता है, ज़्यादा उपयोग करना। कुप्रबंधन, यहाँ पे इसको समझिए। कुप्रबंधन का अर्थ ये होता है, प्रबंधन का अर्थ होता है कि एक व्यवस्था करना, ठीक है, व्यवस्था करना। तो कुप्रबंधन मतलब जो व्यवस्था है ना, जो करने का तरीका है, जो हम लोग को जल प्रयोग करने का तरीका है वो बहुत ख़राब है वो, ठीक है, उसको हमको सुधारना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ अधिकतर जो वो हैं, टोटियाँ हैं, जो नल होते हैं, आप देखोगे शहरों में तो नल ऐसे खुले पड़े रहते हैं, जैसे ही पानी आता है पाइप में, नल से पानी गिरते रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों पर हमारे समाज को, हम लोगों को क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम ना अपना जल का प्रबंधन हम लोग को सही करना पड़ेगा। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल को क्या करें, एकत्र कर लें, संचित कर लें, ताकि हम जो उसको 2 महीना 3 महीना यूज कर सकें। क्योंकि एक बार बारिश होने के बाद फिर वो कितना 3-4 महीना बाद बारिश होता है, 5 महीना बाद बारिश होता है ना। फिर मुख्य रूप से बात करें तो 9 महीने बाद बारिश होता है एक बार होने के बाद, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हम लोग को इसका जो प्रबंधन है, इसका जो तरीका है यूज करने का, वो क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है ना। देखिए आगे हमारा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, मतलब जल संसाधन के प्रबंधन के लिए, इसके उपाय करने के लिए, ठीक है,
बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं शुरू की गई थी। नदी परियोजनाएं मतलब नदी पर जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, जो डैम बनाए जाते हैं, वो हो गए परियोजनाएं। बहुउद्देशीय मतलब उस डैम को बनाए जाने का जो उद्देश्य है, ठीक है, जो उद्देश्य है वो बहुउद्देशीय है, मतलब एक उद्देश्य नहीं होता है। उससे हम डैम से बिजली भी तैयार कर लेंगे, उससे सिंचाई भी हो जाएगी, तो उनका 2-3-4 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आगे चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। हम जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। तो जो ऐतिहासिक हमारे पास सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम लोग बहुत पहले से, ठीक है, पानी को रोकने के लिए हम लोग ईंट पत्थर से, है ना, मिट्टियों से क्या करते थे, हम लोग जल का सिंचाई वो करते थे, तटबंध बनाते थे, है ना, तटबंध बनाते थे और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा, देखा होगा, किताब में पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में भी डैम के साक्ष्य हैं, ठीक है, वहाँ भी डैम के सिंचाई के साक्ष्य हैं कि लोग जो खेती करते थे वहाँ सिंचाई करते थे। तो यदि लोग वहाँ सिंचाई करते थे तो वहाँ मतलब कि वो उन्होंने तटबंध बनाए ही होंगे, तभी तो जल रुका होगा। तो इसका जो साक्ष्य हम लोग बहुत पहले से ये चीज़ करते आ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि उस समय बस मिट्टी और पत्थर से होता था, आज क्या होता है, हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं, है ना। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। मतलब तभी से लेकर अभी तक हम लोग वो चेक कर रहे हैं, मतलब डैम मतलब कि तटबंध बना रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं, उसे सिंचाई कर रहे हैं और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं, ठीक है, बांध बनाए हैं। तो नदियों के बेसिन क्या होते हैं, नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है ना, वो बेसिन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, बेसिन है इसका। तो बांध कहाँ बनते हैं, यहीं बनते हैं ना, यहीं तो बनते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें बता, दोस्तों तो आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ, मतलब प्राचीन भारत में मतलब पहले के भारत में, जो पुराना भारत था, मतलब पुराना भारत करने का अर्थ ये है कि बहुत पहले, है ना, बहुत पहले, पुराने ज़माने में, पुराने समय में, ज़माना भी नहीं, पुराने समय में। देखिए कहता है कि प्राचीन भारत में, देखिए इतिहास जो है ना, इतिहास आपको बता दूं मैं, इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास, एक है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो यहाँ जो भारत की बात हो रही है वो प्राचीन भारत की बात हो रही है, मतलब पुराने भारत, जब शुरू में भारत जैसा होगा, ठीक है, राजा महाराजाओं के समय, उस समय की बात की जा रही है। देखिए ईसा में 1 शताब्दी पहले, मतलब 100 साल पहले, शताब्दी मतलब क्या होता है, 100 साल, तो 100 साल पहले की यहाँ बात हो रही है, बहुत पुरानी बात नहीं हो रही है। चलिए, तो ईसा में 100 शताब्दी पहले, सॉरी, ईसा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन के देवता हैं ना, ईसा मसीह, ठीक है, तो उनका वहाँ से क्या हुआ, ईस्वी शुरू हुआ। जो ईस्वी हम लोग कहते हैं ना, ईस्वी जो 2007, 2008, 2010 ये है, 2023 है, 22 है, ये सब ईस्वी कहाँ से स्टार्ट हुआ, उनके जन्म से लेकर अभी तक में समझिए कि 2023 साल हो गए हैं। तो वो है ईसा मसीह। तो वही कह रहा है कि ईसा से शताब्दी पहले, मतलब ईसा के जन्म से भी 100 साल पहले, इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा, क्या कह रहा है कि श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, कलिंग, नागार्जुनकोंड आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो सबूत क्या होते हैं, मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील, 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी भोपाल झील, ठीक है, जो कि भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। हौज क्या था, एक विशिष्ट तालाब था।
जिसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, जो कि दिल्ली सल्तनत काल का क्या है? राजा है। तो देखिए ये स्रोत क्या है? डार्विन विजडम CSE 1997, मतलब ये कोई पुस्तक होगा, उससे ये स्रोत लिया गया है कि ऐसा हुआ था उस समय में। आगे देखिए बांध क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध, मतलब जो परंपराओं से शुरू से चली आ रही है बांध का डिज़ाइन, तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते थे। तो पहले जो बांध बनाए जाते थे वो क्यों बनाए जाते थे? ताकि बांध बना करके हम लोग जल को रोक लें, ठीक है, और जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो उसी रोके हुए जल से हम लोग सिंचाई करके खेती करेंगे, इसलिए बांध बनाई जाती थी। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य उनका उद्देश्य क्या हो जाए? विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। आज देखिए अब आपने शुरू में पढ़ा था ना बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें मैंने आपको बताया था, आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये जो परियोजना है, मतलब कि अब जो बांध बनाए जा रहे हैं, इसका क्या क्या उद्देश्य है? पहले क्या उद्देश्य होता था? एक उद्देश्य कि सिंचाई करना है। अब क्या क्या उद्देश्य है? कि मछली पालन करना है, उद्योग लगाने हैं, घरों में पानी देना है, सिंचाई करना है, मनोरंजन करना है, आंतरिक नौचालन करना है, मतलब कि जो मतलब नदियों में क्या करना है? इतना पानी भर देना है ताकि नाव चल सके, और नाव चलेगा तो क्या होगा? यातायात का संसाधन बढ़ेगा, ठीक है। और जब यातायात का मतलब कि जो नाव चलेंगी तो उससे क्या होता है? अब देखिए अगर कोई क्या कहते हैं डंपर या फिर ट्रक यदि चलती है रोड पे, तो उसमें पेट्रोल खर्च होता है ना, और उसके लिए रोड का भी होना ज़रूरी है। लेकिन जब जल में कोई नाव चलता है तो उसमें पेट्रोल खर्च नहीं होता है ना। अगर खर्च होता भी है, अगर इंजन लगाते हैं तो खर्च होगा, तो बहुत कम खर्च होता है। तो जो जल का जो परिवहन है, जल का जो परिवहन संसाधन है, ये बहुत सस्ता होता है। जल में किसी चीज़ को यातायात करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत सस्ता होता है। तो इससे क्या होता है? सरकार को फ़ायदा होता है। इसीलिए भी नदियों और जो हमारे ये हैं बांध हैं, इसलिए भी निर्माण किया जाता है ताकि हमारा जल संचालन बेहतर हो सके। अब यहाँ देखिए मछली भी हम लोग को पकड़ना है, तो ये सब चीज़ों के लिए बनाए जा रहे हैं बांध। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि एक उद्देश्य नहीं है, बहुउद्देश्य है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आता है। देखिए सतलज और व्यास, सतलज व्यास दो नदियां हैं, ठीक है। सतलज व्यास और जो नदियां हैं उसके बेसिन में, ठीक है, उसके बेसिन में क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन, तो बेसिन में मतलब उस नदी के बीच में समझिए कि भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है। परियोजना मतलब एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नागल, ठीक है। वो विद्युत उत्पादन भी करता है और सिंचाई भी करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बहुउद्देशीय हो गया, एक से ज़्यादा उद्देश्य हैं। इस प्रकार इसी तरह अगर हम देखें, और इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण सम्मिलित करता है। महानदी बेसिन में है, कौन सा है? हीराकुंड परियोजना है महानदी बेसिन में। मतलब महानदी, जो महानदी एक नदी का नाम है, महानदी है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं तो महानदी कहेंगे, नहीं। महानदी ये महानदी एक क्या है? नदी है। उसके बीच में जो उसके बेसिन में बनाया गया है हीराकुंड परियोजना, ठीक है। इसको आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी फैक्ट आ रहे हैं ना, छोटे छोटे जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, तथ्य आ रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, मतलब लिखते जाइएगा, ताकि आपको याद रहे कि महानदी बना गया है हीराकुंड परियोजना। और उसके पहले हमने कौन सा पढ़ा? सतलज और व्यास पे बनाया गया था, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको पढ़ लें क्या? अच्छा, ये इसी का पार्ट था, मैंने आगे शायद पढ़ा नहीं इसको, इसी का पार्ट था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब बनाए जाते हैं। नहीं, ये अलग है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है।
बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुककर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण जो है, उनकी संरचना, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। तो बांधों का जो बंटवारा है उसकी संरचना उसकी बनावट के आधार पर किया गया है और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जाता है। मतलब एक तो लकड़ी का बांध हो गया, एक तटबंध हो गया, एक पक्का बांध हो गया। तो ये बांधों की कैटेगरी है, प्रकार हैं, वे अलग अलग प्रकार के बांध बनाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्य बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, बांधों को दो तरह से विभाजित किया गया। अब ऐसे समझिए, बांधों जैसे मान लीजिए ये बांध है, ठीक है, ये बांध है। बांध को दो तरह से विभाजित किया गया। एक क्या किया गया, देखिए कौन सा बांध था। एक किया गया संरचना के आधार पे, उसके बनावट के आधार पे, ठीक है। एक किया गया बनावट के आधार पे, एक किया गया उसकी ऊंचाई के आधार पे, ठीक है। तो बनावट के आधार पे फिर इसको बांटा गया और ऊंचाई के आधार पे भी फिर बांटा गया। तो देखिए, ऊंचाई के आधार पर जैसे बांटा गया है, तो उसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आपको याद होना ज़रूरी है ये चीज़ें। तो ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध, मुख्य बांध और नीचे बांध और मध्यम बांध और उच्च बांध, ऊंचे बांध, बड़े बांध, नीचे बांध, मध्यम बांध, इन सब बांधों के ऊंचाई के आधार पर बांटा गया। और संरचना के आधार पर तटबंध, लकड़ी बांध और पक्का बांध। मतलब तटबंध या पक्का बांध एक ही होता है, तटबंध या पक्का बांध एक ही होता है, लकड़ी बांध। तो इन दो रूपों में बांटा गया बनावट के आधार पे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। मतलब देखिए, जो बांध होते हैं ना, देखिए यहाँ पे बांध बनाया गया है, ये आपको दिखाया गया है ना। देखिए ये जो बांध है, तो देखिए ये बस कोई नदी बह रही होगी, है ना। कौन सा? हीरा कुंड बांध है। तो ये नदी बह रही थी, इसको बीच में क्या कर दिया, ये बांध बना दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है छिद्र हैं, यहाँ पे छेद छोड़े गए हैं, ताकि जब पानी जो है इससे ऊपर जो, मतलब अगर नदी में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, बांध को तोड़ देगा। तो यदि जब नदी में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये जो आपको छेद दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको खोल दिया जाएगा और पानी यहाँ से बहना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जब पानी बहना शुरू हो जाएगा तो इस पर जो बल लग रहा होगा पानी द्वारा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना रहेगा। और जब पानी कम हो जाएगा तो इसको बंद कर दिया जाएगा, ताकि इधर पानी रुक जाए और इस पानी को हम लोग बाद में यूज कर लें, है ना। तो बांध का निर्माण ऐसे होता है और इसलिए होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। मतलब कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज हम लोग पे राज करते थे तो उन लोगों ने हमें बहुत लूटा। तो हम लोग क्या हो गए, धीरे धीरे गरीब होते चले गए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग उनसे आज़ाद हुए, उसके बाद हम लोग को क्या करना था, जल्दी से हम लोग को विकास करना था। हम लोग को जल्दी से पैसा चाहिए था कि इसी तरह हम लोग के पास पैसा आना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो उस विकास के लिए जो है बांध का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के पास उस समय आज़ादी के बाद जो है हम लोग के पास एक ही रास्ता था विकास करने का, वो था हमारा कृषि, है ना। क्योंकि उस समय सब कृषि पे डिपेंडेंट था, फैक्ट्रियाँ उतनी थी नहीं, फैक्ट्री तो बाद में बना। तो हम लोग को बढ़ाना था अपना कृषि, और कृषि बढ़ाने के लिए चाहिए जल, और जल चाहिए हर क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में नदियाँ बहती नहीं हैं। तो जिन क्षेत्रों में नदियाँ बहती हैं वहाँ से नहरों बांध बना करके वहाँ से नहरें निकाली गई, नहरों को हर क्षेत्र में लेके जाके ये दिया गया और फिर वहाँ सिंचाई होना शुरू हुआ, और तब जाके हमारा खाद्यान्न जो कि खाने वाला फसल है वो उपजा, और हमारे देश के नागरिक फिर खा के अपना पेट भर सकते थे। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में हमारे पास खाने को नहीं होता था, वो सारा तो टैक्स के रूप में ले लेते थे। तो बहुत लोग भूखे से मर जाते थे, अनाज ही नहीं उपजता था। तो जब आज़ाद हुए हम, तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या था, हमें किसी तरह अनाज, हमें दूसरे देश अनाज भी नहीं देते थे। ऐसा था उस समय कि दूसरे अमेरिका से अनाज मांगा गया था उस समय आज़ादी के बाद, तो उन्होंने देने से मना कर दिया था गेहूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने ये परियोजनाएं बनाई, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने गेहूँ उपजाना शुरू कर दिया, और
बांध बनाए, नहरें बनाई। पंजाब जिसे आप देख लीजिए, पंजाब हरियाणा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, अच्छा व्यवस्था दिया गया है कि हर तरफ से, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, हर तरह से यहाँ पे ऐसे नहरें निकाल दी गई हैं, ऐसे नहरें निकाल दी गई हैं, और इन नहरों से क्या होता है? सिंचाई होता है। तो यहाँ कृषि क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगी, हर के खेत को पानी मिलेगा तो फसल अच्छा होगा। तो इस तरह से आज जो है पंजाब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर गेहूँ उत्पादन होता है तो वो पंजाब में होता है। उसका मेन रीज़न क्या है? उद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए आगे है कि जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जो बांध है ना, ये बांध नहीं है, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, नए भारत के मंदिर हैं। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और अग्रिम अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगे। मतलब कि उद्योग बढ़ेंगे, यहाँ पे पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नगरीय अर्थव्यवस्था जो शहरी व्यापार है वो भी बढ़ेगा। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के परिणाम थे। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। मतलब पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि लोग जो है इन बांधों का विरोध कर रहे हैं, मतलब बांध बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और बांध बनाने से क्यों रोक रहे हैं, उनका भी कहना सही है। जो वो रोक रहे हैं वो भी रोकना उन लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि बांधों से क्या क्या नुकसान होता है। देखिए कोई भी चीज़ हो, दुनिया में कोई भी चीज़ है, उसका सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है, उसका नुकसान भी होता है हर चीज़ का। तो बांध, जहाँ बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, इसका नुकसान भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाइए। तो पता लगाइए भाई, ये आपका काम है। हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलाएंगे। ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलाने दो। तो ये कविता के रूप में लगता लिखा गया है। यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। ये जो कहानी, ये जो कविता लिखी गई है, ये क्यों लिखी गई है? दामोदर जो नदी पर जो बांध बनाया गया ना, तो उस नदी में जब, देखिए क्या कह रहा था कि हाँ, तो दामोदर नदी में जब बाढ़ आता है तो उससे प्रभावित जो क्षेत्र है, जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक कोसी नदी है, आप लोग पता कीजिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तो पूरा बिहार जो है, लगभग बिहार जो है, बिहार का मतलब एक क्षेत्र जो उस नदी से जुड़ा हुआ है, वो पूरा जो है जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। उसी तरह दामोदर क्षेत्र भी है, दामोदर नदी भी है, उसमें भी जब बाढ़ आता है तो बहुत जब एरिया जो है डूब जाता है, तो उसके शोक में, उसके दुख में ये कविता जो है लिखी गई है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि विरोध के विषय बन गए हैं। तो अब यहाँ से आगे यहाँ पे है, देखिए विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। मतलब जब हम बांध बना देते हैं नदियों पर ना, तो उसका जो प्राकृतिक बहाव है, जो वो स्वाभाविक रूप से चलती है, वो उसका कट जाता है, वो अब स्वाभाविक नहीं रहती है। वो इंसानों के जो उसको बनाया गया है, जिन लोगों ने उसको बनाया है, उसके दिमाग पे फिर वो काम करना शुरू करती है ना। कि पहले तो अपने मन से बह रही थी, ज़्यादा पानी है तो स्पीड बहेगी, कम पानी है तो धीरे बहेगी। लेकिन जब बांध बना दिया गया तो उसका जो बहाव है वो नियंत्रित होने लगा। वो जो है किसके ऊपर चला गया? वो जो बांध को बनाया और जिसने नियंत्रित उसको किया, ठीक है, उसके ऊपर चला गया। तो उसका क्या हुआ? प्राकृतिक बहाव जो था वो अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिनसे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों में टुकड़ों में
बांट देते हैं। बांध क्या करते हैं, नदियों को क्या करते हैं, टुकड़ों में, मतलब मैंने कहा था ना कि बांध क्या करते हैं, नदी से फिर छोटे छोटे वो निकालते हैं, नहर निकालते हैं, है ना, बीच बीच में, तो नदी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नहरों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है, जिससे कि विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। देखिए, जो जलीय जीव हैं, जो जल में जीव रहते हैं, जो प्राणी रहते हैं, तो वो अंडे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो जो नदी, वो पहले नदी में थे, नदी से चले गए वो लोग, क्या नहर में चले गए, छोटे छोटे नहरों में चले गए, फिर वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं अंडे देने के लिए। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि नदी बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देती है, जिससे कि विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में, मतलब आने वाले समय में अपघटित हो जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध, नए पर्यावरणीय। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ दोस्तों। ये चैप्टर जो है अभी लंबा है, ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे जो है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर अच्छा लंबा है और समझाने में वक्त लगता है। कोई बात नहीं, देखिए मेरा उद्देश्य ही ये है कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ें, हर एक शब्द को, हर एक लाइन को हम लोग समझते हुए पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आप लोग यदि लाइन नहीं समझोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगी, ये निश्चित रूप से है कि आप उस चैप्टर समझ में नहीं आएगी अगर आप लोग लाइन नहीं समझोगे तो लाइन समझना ज़रूरी है, हर एक शब्द पकड़ना ज़रूरी है, शब्द को जोड़ना ज़रूरी है कि हम लोग आसपास ये चीज़ कहाँ देखें। अगर कोई आप शब्द पढ़े, ठीक है, कि जलाशय, अवरुद्ध होना, ठीक है, तो अवरुद्ध होना, अब तुमको मतलब ही नहीं पता कि अवरुद्ध होने का मतलब क्या हुआ, तो आप ना आंसर लिख पाओगे और ना ही आपको समझ में आएगा। तो हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। टाइम चाहे जितना लग जाए, हम लोग को पढ़ाई बेहतर तरीके से करनी है। समय से कोई मतलब नहीं है, समय हमको पढ़ना ही तो है, दिन भर तो पढ़ना ही है, तो समय तो पर्याप्त है हम लोगों के पास, है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।